युद्ध की अफरा तफरी से 3 साल तक भागने के बाद मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि मेरे पास कोई गोल्डन फिंगर नहीं थी, कोई खास चीट कोड या सुपर पावर नहीं। मैं बस एक आम इंसान था। अगर मैं मारा जाता तो मर जाता, लेकिन असलियत का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब हमें पकड़ लिया गया। मैंने देखा कि कमांडर जोहो ने 4 लोगों का एक परिवार, एक अधेड़ उम्र के जोड़े और उनके 2 बच्चों को तहखाने से बाहर खींचा। बेटी 7 या 8 साल की थी। उसका चेहरा धूल से सना हुआ था और वो पीली और दुबली पतली थी। फिर भी उसके नैन नक्शे काफी सुंदर थे। हालांकि उस सुंदरता ने कमांडर जोहो की बुरी नजर को अपनी ओर खींच लिया। उसने लड़की का कॉलर पकड़ा, उसे उसकी माँ की बाहों से खींचकर जमीन पर पटक दिया और अपना कवच खोलने लगा। लड़की की माँ घुटनों के बल बैठ गई और पागलों की तरह सिर झुकाकर गिड़गिड़ाने लगी, यहाँ तक कि उसका माथा फट गया और खून उसके चेहरे पर बहने लगा। पिता, जिसकी गर्दन पर चाकू लगा हुआ था, बेकाबू होकर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था। कमांडर जोहो ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बहुत शोर है, इसका मुंह बंद करो। उसके होठों से ये शब्द निकले ही थे कि तभी कोई आगे बढ़ा और उसने महिला का मुंह जोर से दबा दिया। उसने संघर्ष किया। उसकी आंखें अपनी बेटी पर टिकी हुई थीं, इतनी गहराई से देख रही थीं जैसे उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। लड़की का बड़ा भाई कमांडर जोहो के पैर पर काटने के लिए झपटा, लेकिन उसे लात मारकर 3 मीटर दूर फेंक दिया गया और वो दर्द से कराहने लगा। लड़की की नजर भीड़ पर घूमी। वो किसे देख रही थी? वो वहां खड़े हर एक व्यक्ति को देख रही थी। उसके चेहरे पर चुपचाप आंसू बह रहे थे, उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों ने हम में से हर एक को देखा। मेरे दिमाग में एक तेज गूंज सी होने लगी और पुरानी यादें ताजा हो गईं। बूढ़ी औरत झांग का मरने से ठीक पहले मुझे मुड़कर देखना, वो समय जब मैंने विधवा लियू को कुएं में कूदने के बाद बाहर निकाला था। उसकी फटी की फटी आंखें याद आ रही थीं। फारवा की चीखें जब वो जलकर मर रहा था। इन 3 सालों में मैंने जो भी लाशें और निराशा से भरी नजरें देखी थीं, वे सब याद आ रही थी। मैंने एक और दुनिया के बारे में भी सोचा, एक ऐसी दुनिया जहाँ बच्चे झुंड में स्कूल जाते, कंधों पर बैग लटकाए, जोश, हंसी और उम्मीद से भरे होते। लेकिन ये दुनिया, ये तो पूरी तरह से सड़ी गली थी। और मैं भी इसी सड़ी गली दुनिया का हिस्सा नहीं था? मैं 3 साल तक भागता और छिपता रहा, खुद से यही कहता रहा, बस सह लो, जिंदा रहो, शायद एक दिन तुम वापस जा पाओगे। लेकिन जीने का क्या मतलब था? क्या जीना बस इन बुरी चीजों को होते हुए देखना और फिर खुद से ये कहना था कि अब इसकी आदत हो गई है? मेरे हाथ अपने आप मेरे कपड़ों के अंदर हिल रहे थे और कांप रहे थे। मेरी आंखों के सामने कमांडर जोहो अपनी कमर हवा में उठा रहा था। वो लड़की को दबाने ही वाला था। मैं आगे बढ़ा। मैंने सोचा भी नहीं। मेरे दिमाग के कुछ समझने से पहले ही मेरे शरीर ने अपने आप प्रतिक्रिया दी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर 2, फिर 3। मैं जोहो वुचांग के पीछे पहुंचा। वो अपने काम में लगा हुआ था और उसे किसी के आने का पता नहीं चला। अगले ही पल मैंने एक जंग लगी छोटी तलवार निकाली और उसकी नोक उसके गले की ओर कर दी। स्लैश। बाएं से दाएं खून की बौछार हुई जो मेरे चेहरे, उस लड़की और जमीन पर पड़ी। जोहो वुचांग की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके गले से घरघराहट की आवाज निकली। उसने मुड़कर देखने की कोशिश की कि कौन है, लेकिन उसकी गर्दन पहले ही आधी कट चुकी थी। उसका सिर एक तरफ लटक गया और खून ऐसे बहने लगा जैसे किसी टूटे हुए बांध से पानी बहता हो। वो जोरदार धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका पिछला हिस्सा खुला रह गया। पूरी दुनिया शांत हो गई, हंसी रुक गई और अफरा तफरी का शोर थम गया। सिर झुकाकर झुकने की आवाज बंद हो गई और सब लोग जम गए। मैंने अपने सामने के दृश्य को बेरुखी से देखा। लियू बाजी का मुंह खुला रह गया, उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई थी। वो आदमी जिसका मुंह एक अजीब भेड़ की तरह डरावने भाव में मुड़ा हुआ था, उसका हाथ अभी भी आगे बढ़ा हुआ था, फिर भी वो वहीं जम गया जैसे कील से ठोंक दिया गया हो। लड़की जमीन पर पड़ी थी, खून से सनी हुई। उसकी आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं। मैंने चाकू को कसकर पकड़ा हुआ था, उसकी नोक से अभी भी खून टपक रहा था। तभी मेरे दिमाग में बिना किसी भावना और जेंडर वाली आवाज गूंजी, बीप। होस्ट का पहला शिकार डिटेक्ट हुआ। टारगेट की खूबियों को स्कैन किया जा रहा है। एक आम इंसान के लिए बेस एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड 1 होता है। कृपया लूटने के लिए कोई एक एट्रीब्यूट चुने। मैं हैरान रह गया। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा और मैंने मन ही मन सोचा, इससे पहले कि वो कुछ करे मुझे ही हमला करना होगा। स्पीड चुनो। बीप। लूट सफल रही। होस्ट की स्पीड एट्रीब्यूट बढ़ गई। अगले ही पल मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे सालों से मेरे पैरों पर बंधे सैंड बैग अचानक गिल गए हों या मेरा शरीर इतना हल्का हो गया हो कि मैं हवा में तैरने लगूं। लेकिन उस एहसास का मजा लेने का मेरे पास समय नहीं था। मेरी नजरें तुरंत सामने के नजारे पर टिक गईं। लियू बाजी का मुंह अभी भी खुला था और वो कुछ बोलने ही वाला था। मैं हरकत में आया। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में स्पीड ही सब कुछ जीतती है। स्पीड को दुगना करना शायद सुनने में बड़ी बात न लगे, लेकिन इससे पहले कि वो शब्द उसके गले से बाहर निकल पाता, मैं उस तक पहुंच गया था। मैंने अपनी छोटी तलवार ऊपर की ओर चलाई और जोर से लियू बाजी की ठुड्डी में घोंप दी। लियू बाजी की आंखें पहले से भी ज्यादा फैल गई और उसका शरीर ढीला पड़ गया। मरने से पहले वो चीख भी नहीं पाया। बीप। शिकार कंफर्म हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने मन ही मन उसकी सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट वैल्यू को लूटने का फैसला किया। लूट सफल रही। होस्ट की स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट बढ़ गई। यांग अरगोहू ठीक लियू बाजी के बगल में खड़ा था। उसने देखा कि लियू बाजी का जबड़ा टूट गया और खून की बौछार उसके अपने चेहरे पर पड़ी। उसका दिमाग अभी हालात को समझ भी नहीं पाया था, लेकिन उसके शरीर ने अपने आप प्रतिक्रिया दी। वो पीछे की ओर झटके से हटा
और भागने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे मौका नहीं दिया। मैं एक ही छलांग में आगे बढ़कर हमला किया। दुगनी स्पीड और दुगनी ताकत से मैंने अपना मुक्का उसके गले पर दे मारा। चटक, उसके गले की हड्डी टूट गई। यांग अरगोहू बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बीप, शिकार कंफर्म हुआ। स्ट्रेंथ 2.3, 1.1 जोड़े। तिगुनी ताकत। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और अपनी उंगलियों के जोड़ों के चटकने की आवाज सुनी। मैंने बाकी बचे 2 लोगों की ओर देखा। झू हेजी वहीं खड़ा था। उसके पैर कांप रहे थे। जू लाइसी 2 कदम पीछे हट गया था। उसकी नजरें गांव की मुख्य टुकड़ी की ओर जा रही थी। 1 सेकंड, मैंने मन ही मन गिना। गला काटे जाने के बस 1 सेकंड ही बीता था। वे अभी भी सदमे में थे। ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी अभी क्या हुआ है। मैंने उन्हें रिएक्ट करने का मौका नहीं दिया। मैं सीधे झू हेजी की ओर झपटा। वो आखिरकार अपनी सुध में लौटा और चिल्लाने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरी तलवार पहले ही वहां पहुंच गई। गले पर एक बार। बीप, हत्या की पुष्टि हुई। 3.1, 4.2, 1.1 जोड़े। चौगुनी ताकत। मैं जू लाइसी की ओर मुड़ा। मुझे एहसास हुआ कि वो पहले ही भाग चुका था। हत्या, मदद करो। जू लाइसी 5-6 कदम दौड़कर गांव की ओर मदद के लिए चिल्ला रहा था। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे दौड़ा। मेरी गति अब 2.0 थी। उसे पकड़ना किसी वयस्क का बच्चे का पीछा करना जैसा था। 3 कदम, 2 कदम, 1 कदम। बीप, हत्या की पुष्टि हुई। लक्ष्य की विशेषताएं। ताकत 1.0, गति 0.9, शारीरिक क्षमता 1.0, समझ 0.7, आत्मा 0.5। मेरी ताकत पहले से ही 4.2 थी। मैंने मन ही मन तेजी से हिसाब लगाया। हालांकि ज्यादा ताकत निश्चित रूप से अच्छी थी, लेकिन लाइसी ने गांव की मुख्य टुकड़ी को सतर्क कर दिया। अगर मुख्य समूह मुझे मारने के लिए टूट पड़ता तो गति निस्संदेह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती। मैंने केवल 0.1 सेकंड के लिए हिचकिचाहट महसूस की और पक्के तौर पर गति को चुना। गति 2.0, 2.9, 0.9 जोड़े। उनकी विशेषताओं को हासिल करने के बाद मैं तहखाने के प्रवेश द्वार के पास मौजूद 4 लोगों के परिवार की ओर मुड़ा। वे अभी भी वहीं थे जहां वे पहले थे। आदमी घुटनों के बल बैठा था। औरत अपने 2 बच्चों को कसकर पकड़े हुए थी और वे सभी बुरी तरह कांप रहे थे। छोटी बच्ची अपनी माँ की बाहों में दुबकी हुई थी। उसकी आंखें फटी की फटी और बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मेरे खून से सने शरीर और हाथ में पकड़ी तलवार से टपकते खून को आदमी ने अपना सिर उठाया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं उनके पास गया और धीमी आवाज में बोला, मेरी बात सुनो। औरत ने अपने बच्चों को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैंने लगभग 20 मीटर दूर कमर तक ऊंची घास की ओर इशारा किया। वो घास दिख रही है? वहाँ रेंग कर सबसे घनी जगह ढूंढो और छिप जाओ। बाहर मत निकलना, चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे। मैं उन्हें दूर ले जाऊंगा। जब सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाए तो पहाड़ियों की तरफ भाग जाना। आदमी आखिरकार बोला। उसकी आवाज भारी थी। मदद करने वाले। लेकिन आपका क्या? मेरी चिंता मत करो, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। जाओ, जल्दी करो। औरत अचानक घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से अपना माथा जमीन पर पटकने लगी। 7-8 साल की लड़की भी अपनी माँ की नकल करते हुए घुटनों के बल बैठ गई और सिर झुकाकर प्रणाम करने लगी। मेरा दिल कसक उठा। मैंने तुरंत उन्हें उठाया और खड़ा कर दिया। जाओ, समय नहीं है। आदमी आखिरकार हरकत में आया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को पकड़ा और पास की घास की तरफ भागा। कुछ कदम चलने के बाद उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता, अपराध बोध और कुछ ऐसा था जिसे मैं ठीक से बता नहीं पा रहा था। मैंने हाथ हिलाकर इशारा किया, जाओ, जल्दी करो। 4 लोगों का वो परिवार ऊंची घास में ओझल हो गया। मैंने गहरी सांस ली और तुरंत पास खड़े घोड़ों की तरफ तेजी से बढ़ा। वे घोड़े झो वूचांग के थे, मजबूत भूरे रंग के स्थानीय टट्टू। मैंने उन्हें कब्जे में कर लिया था। वे कोई शानदार घोड़े नहीं थे, लेकिन पैदल चलने वाले इंसान से कहीं ज्यादा तेज थे। मैं घोड़े को उस जगह ले गया जहाँ कत्लेआम हुआ था। उसकी लगाम एक पत्थर से बांधी और लाशों की तलाशी लेने लगा। चांदी, तांबे के सिक्के, सूखा राशन और पानी की मशकें अपने कुर्ते में भरने लगा। मैंने जानबूझकर थोड़ी आवाज की ताकि मेरी चाल धीमी हो जाए, जिससे घोड़ा बेचैनी में जमीन पर पैर पटकने लगा। दूर से लोगों की आवाजें तेज होती गईं। मुझे इंसानी आकृतियां अपनी ओर तेजी से आती हुई दिखाई देने लगी। मैं खड़ा हुआ और उस दिशा की ओर मुड़ा। जो नेता सामने आ रहा था वो एक कमांडर था। 40 की उम्र का एक आदमी जिसका जबड़ा चौकोर और आंखें तेज और गहरी थी। वो घोड़े पर सवार था। उसके पीछे लगभग 1 दर्जन खूंखार दिखने वाले घुड़सवार थे। मुझे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। वे पक्का स्क्वाड लीडर और प्लाटून कमांडर थे। इस सख्त पदानुक्रम वाली फौज में सिर्फ उसी रैंक या उससे ऊपर के लोगों को घोड़े रखने की इजाजत थी। उनके पीछे पैदल सैनिकों की एक बड़ी भीड़ थी जो तरह तरह के हथियार लहराते हुए आगे बढ़ रही थी। मैंने एक पल के लिए आगे वाले कमांडर की आंखों में देखा, फिर अपने घोड़े पर कूदा, अपनी तलवार के एक ही वार से लगाम काट दी और अपनी एड़ियां घोड़े के पेट में गड़ाई। क्या वो मजबूत शरीर वाला भूरे पीले रंग का घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा। मैं लंबी घास वाले इलाके से उल्टी दिशा में सरपट दौड़ा। उसके पीछे पड़ो, कमांडर की आवाज मेरे पीछे गूंजी। उसे भागने मत देना। धप 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 धप। घोड़े के खुरों की तेज आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी। घोड़े की पीठ पर झुककर मैंने पीछे मुड़कर देखा। दांत भींचते हुए मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। पीछे की आकृतियां साफ दिखाई देने लगी। 300 मीटर, 200, 100। मुझे धनुष की डोरी की आवाज सुनाई दी। मैंने बिना सोचे समझे अपना सिर नीचे किया और ठीक उसी समय एक तीर मेरे सिर को छूता हुआ निकल गया। वो सामने एक पेड़ में जा धंसा। मैं और नीचे झुक गया, मानो घोड़े की पीठ से चिपक गया हूँ। 2 और तीर आए। एक मेरे कान के पास से सनसनाती हुई गुजरी, जबकि दूसरी घोड़े के पिछले हिस्से के ठीक बगल में हवा में लगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि ना तो घोड़े को और न ही मुझे चोट लगे। 50 मीटर, 30,
10 जैसे ही घोड़े के खुर कब्रिस्तान की जमीन पर पड़े, मैं कूदा, लुढ़कते हुए जमीन पर उतरा, उछलकर खड़ा हुआ और जंगल में गहराई तक भाग गया। वो भूरा पीला घोड़ा कुछ पल तक आगे दौड़ता रहा, फिर पेड़ों की टहनियों से टकराकर रुक गया। वो उलझन में अपनी पूंछ हिलाते हुए रुक गया। पीछा करने वालों ने कब्रिस्तान के गेट पर अपने घोड़े रोके और नीचे उतर गए। कमांडर की आवाज गूंजी, वो जंगल में चला गया है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। स्क्वाड लीडर आगे रहें, प्लाटून लीडर पीछे रहें, जोड़ों में आगे बढ़ो और तलाश करो। दूर से मैंने 1 दर्जन लोगों के नीचे उतरने और अपनी तलवारें निकालने की आवाज सुनी। वे 6 या 7 समूहों में बट गए और जंगल में घुस गए। 15 मिनट बाद जंगल के अंदर मैंने अपनी सांस रोकी और बेलों से ढके एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गया। बिना हिले डुले मैंने कदमों की आहट पास आते हुए महसूस की। स्क्वेल्च। एक पल में मैं झपट्टा मारकर बाहर निकला और सबसे पहले सामने आए 5 पाम लीडर का गला काट दिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसके 3 कदम पीछे 10 लीडर, जो तलवार और पंजे के साथ सतर्क था, गुस्से में दहाड़ा और मुझ पर तलवार से वार किया। मैं हमले से बच निकला, मरे हुए 5 पाम लीडर की गिरी हुई कटी फटी तलवार उठाई और तेजी से पीछे की ओर से ऊपर की ओर वार किया। उसके कुछ करने से पहले ही मैंने उसका हाथ काट दिया। 10 लीडर को दर्द का एहसास भी नहीं हुआ था कि उसका तलवार वाला हाथ कट चुका था। वो चीखा, स्क्वेल्च। इससे पहले कि वो कोई और हरकत कर पाता, मैंने अपने ऊपर की ओर किए गए वार को आड़े हाथ के वार में बदल दिया और सीधे उसका गला काट दिया। लगातार 2 लोगों को मारने के बाद मुझे 1.2 स्ट्रेंथ और 1.3 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन हासिल हुई। मेरे अंदर बेकाबू उत्साह की लहर दौड़ गई। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि दुनिया बुरे कल्टीवेटर्स को क्यों बर्दाश्त नहीं करती थी। लूटपाट के जरिए ताकतवर बनने का ये तरीका बहुत ही बेतुका और बहुत ज्यादा लत लगाने वाला था। अगर वीडियो गेम की लत 1 है और महिलाओं की लत 10 है, तो ताकत की लत 100 है। हालांकि मेरे पिछले जीवन की समझदारी और मूल्य अभी भी मुझ पर हावी थे, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था। जैसे कुछ ही पलों पहले जब मेरी ताकत बढ़ रही थी, तो मेरा पहला ख्याल ये नहीं था कि कैसे भागूं, बल्कि ये था कि उन सभी को खत्म कैसे करूं। पेड़ के नीचे मेरी झड़प भले ही बहुत छोटी थी, लेकिन उसका शोर आसपास की दूसरी टुकड़ियों तक पहुंच गया। मैं साए में छिपकर उन्हें तेजी से आते हुए देख रहा था, लेकिन सामने का नजारा देखकर वे सब चुप हो गए। मैं अंदाजा लगा सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। अगर उन्होंने पहले जो वूचांग और उसकी टीम की मौत को छिपकर किए गए हमले या जहर का नतीजा माना था, तो अब सामने के नजारे ने एक बात पक्की कर दी थी। जिस कातिल को वे ढूंढ रहे थे, यानी मैं, उसकी ताकत शायद उनकी ताकत के बराबर या उससे भी ज्यादा थी। अगर शिकार जारी रहा तो कोई गारंटी नहीं थी कि अगला नंबर किसका होगा। अब क्या करें? क्या हम शिकार जारी रखें? मैंने एक स्क्वाड लीडर को कहते सुना। उसके माथे की सिलवटें उसकी आंतरिक बेचैनी जाहिर कर रही थीं। कातिल ने इतनी कम देर में स्क्वाड लीडर वू और स्क्वाड लीडर झेंग को मार डाला था। उसकी काबिलियत शायद कमांडर फैंग के बराबर या उससे भी बेहतर थी। वो साए में है, जबकि हम सबके सामने हैं। स्क्वाड लीडर चेन ने कहना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, एक और सीनियर स्क्वाड लीडर ने इस मुश्किल फैसले को उच्च अधिकारियों पर छोड़ने का तय करते हुए उसे तुरंत कमांडर फैंग से हालात की जानकारी देने और उन्हें फैसला लेने देने का आदेश दिया। समझ गया। 20-30 साल के स्क्वाड लीडर चेन गंभीर चेहरे के साथ जाने के लिए मुड़े। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, अभी अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। स्क्वाड लीडर ख्यान ने उसे आवाज दी। फिर मैंने उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखा। लगभग 15 मिनट बाद, रुको, स्क्वाड लीडर ख्यान ने अचानक अपनी तलवार पकड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वो बिना पलक झपके आगे मोड़ पर झाड़ियों की ओर घूरने लगा, वही जगह जहां मैं छिपा हुआ था। क्या बात है? स्क्वाड लीडर चेन वहीं रुक गया। चूंकि मैं वैसे भी पकड़ा जा चुका था, इसलिए मैं बस बाहर निकल आया। मैंने पहले ही इलाके का जायजा ले लिया था। सैकड़ों मीटर के दायरे में कोई और नहीं था। तुम हो। मुझे देखते ही स्क्वाड लीडर ख्यान ने मुझे तुरंत उस जंगली रिक्रूट के तौर पर पहचान लिया। हमने मेहरबानी करके तुम्हारी जान बख्शी थी, फिर भी तुम हमारी मेहरबानी का बदला धोखे से दे रहे हो। तुम मरने के लायक हो। आंखों में गुस्से की आग लिए स्क्वाड लीडर ख्यान ने अपनी तलवार सीधे मेरी ओर उठाई। मैं मरने के लायक था या नहीं ये साफ नहीं था, लेकिन एक बात पक्की थी, वे जीने के लायक नहीं थे। मैंने अपने भारी क्लीवर पर अपनी पकड़ मजबूत की, मेरी मांसपेशियां तन गईं और मैं तैयार हो गया। इतना सोचते ही मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। बहुत बढ़िया, कितनी जबरदस्त ताकत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे पूरे जोर से किए गए हमले को रोक पाएगा। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है भविष्य में मुझे छिपकर हमले पर ही भरोसा करना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा था, मेरी मौजूदा रफ्तार और ताकत को देखते हुए अगर मैंने अचानक हमला किया होता तो अब तक वो लाश बन चुका होता। स्क्वाड लीडर, सावधान रहें, हो सकता है उसके पास अलौकिक ताकत हो, वो बहुत शक्तिशाली है। स्क्वाड लीडर चेन, जो मेरे हमले से कई कदम पीछे हट गए थे और लड़खड़ा कर गिर गए थे, लेकिन आखिरकार हमले के जोर को कम करने में कामयाब रहे थे, उन्होंने तुरंत स्क्वाड लीडर ख्यान को चेतावनी दी। भागना? चेतावनी की कोई जरूरत नहीं थी। मैं देख सकता था कि स्क्वाड लीडर ख्यान को तुरंत खतरे का एहसास हो गया था। उन्होंने खुद आगे बढ़कर दूरी कम की और अपने लंबे अनुभव का इस्तेमाल करके चिपक कर लड़ने वाली क्लिंगिंग सेबर तकनीक से मुझसे मुकाबला किया। कुछ देर तक घने जंगल में हमारी तलवारों के टकराने की आवाज गूंजती रही। मैंने मन ही मन आह भरी। वो सचमुच आउटर पेरीमीटर में बहुत सम्मान पाने वाले अनुभवी डिवीजन कमांडर हैं। उनकी लड़ाई की समझ, कॉम्बैट इंस्टिंक्ट बेहतरीन है। भले ही उनकी शारीरिक ताकत मेरी तुलना में कम हो, फिर भी वो मेरे सामने डटे हुए हैं, मेरी ताकत को बेअसर कर रहे हैं और लड़ाई को बराबरी पर ला रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैंने फिर से नीचे की ओर वार किया।
लेकिन डिवीजन कमांडर ख्यान ने फुर्ती से एक तरफ हटकर हमले के जोर को मोड़ दिया। मेरी तलवार उनकी तलवार से फिसलकर बिना किसी नुकसान के निकल गई और उन्होंने तुरंत मेरी कलाई पर निशाना लगाते हुए ऊपर की ओर वार किया। मैं उस वार से बचने के लिए जल्दी से पीछे हटा, लेकिन उनकी तलवार पहले ही घूमकर वापस आ रही थी। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना सब लोग।